स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम डेलीगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्दर हम सबॉर्डिनेट को आगे दे देते हैं और उसके साथ साथ उसको हम अथॉरिटी देते हैं ताकि वो काम अच्छे से कर सके, और साथ साथ जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर के क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि जब हम डेलीगेट करते हैं तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। देखो, फंक्शनल डेफिनेशन फंक्शन से ही समझ में आता है काम। अगर जब ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होगा मेरा क्या काम है तो क्या हो जाएगा, जो डेलीगेट करना हो जाएगा अथॉरिटी वो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, द रिलेटेड और सिमिलर एक्टिविटीज़ शुड बी ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू एंटरप्राइज फंक्शन। जो अगर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हम उसको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, when the definition of position is clear then delegation of authority becomes simple। जब मान के चल रहे हैं कि अगर कोई जो सेम टास्क है, अगर एक ही तरह के जो टास्क है अगर हम उसको एक साथ ग्रुप में कर दें, ठीक है, और ग्रुप में करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो ग्रुप है ये वाले फंक्शन करेगा, तो हम उसको हम जो अपनी अथॉरिटी है वो आराम से डेलीगेट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो सुपीरियर है, ठीक है, और जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, अगर सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे डेलीगेट करा है अथॉरिटी के साथ अपने सबऑर्डिनेट को, और उसको पता है कि मेरे सबऑर्डिनेट का क्या काम है और वो क्या आगे कर सकता है, तो मेरे को जो अपनी अथॉरिटी है वो डेलीगेट करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर मेरा कोई सुपीरियर है और मेरा सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है उसको बोला गया कि भाई मेरे बिहाफ पर तुम बाकी लोगों को सुपरवाइज़ करो। ठीक है, अगर कोई सुपीरियर है और वो सुपरवाइज़ करने का काम करता है और वो एक सबऑर्डिनेट को बोलता है कि मेरे बिहाफ पर तुम बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट हैं तुम्हारे, उनको क्या करो, आप सुपरवाइज़ करो। ठीक है, तो उस जो सुपीरियर है उसके बिहाफ पर सबऑर्डिनेट सुपरवाइज़ कर रहा है, तो अब उसको पता है ना कि सबऑर्डिनेट क्या काम कर सकता है, क्योंकि उसको जो काम है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, अकॉर्डिंग टू वर्क हमने उनको क्या कर दिया है, एक साथ सारी एक्टिविटी को ग्रुप कर दिया है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ जॉब एंड द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट इफ़ द सुपीरियर इज़ नॉट क्लियर अबाउट द रिजल्ट एक्सपेक्ट दैन इट बिकम ऑल मोर डिफ़िकल्ट। अगर सुपीरियर को यही नहीं पता कि मैं अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि सबऑर्डिनेट को मैं क्या अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता हूँ, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। सो इट शुड बी क्लियर हु शुड डू वॉट सो दैट राइट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इज़ डेलीगेट, ताकि इसको पता हो कि मेरी कितनी अथॉरिटी मैं आगे डेलीगेट कर सकता हूँ। अगर एक सुपीरियर अपना सारा काम ही आगे सबऑर्डिनेट को दे दे और जो सबऑर्डिनेट है वो काम करने के लिए कैपेबल ही ना हो, तो क्या काम टाइम पे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए सुपीरियर को कि मैं कितनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता हूँ और सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट है वो कितना काम मेरे भी हाथ पर संभाल सकता है। डुअल सबऑर्डिनेशन रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट। अगर मान के चलो डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपने एक काम जो है दो सबऑर्डिनेट को दे दिया तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ लॉयल्टी में फ़र्क हो जाएगा एंड लैक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट, क्योंकि अगर आपने एक काम दो सबऑर्डिनेट को दे दिया तो एक काम नहीं करेगा, दूसरा सोचेगा पहला वाला कर लेगा, पहला सोचेगा दूसरे वाला कर लेगा। ऐसे ही हमें एक और प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इसमें कौन सा है? यूनिटी ऑफ कमांड। आपको पता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि हमें एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए। अगर हमें मोर देन वन बॉस से इंस्ट्रक्शन और कमांड मिलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सबऑर्डिनेट है वो काम टाइम पर नहीं कर पाता, कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। तो द बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट आर सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट ओनली टू सिंगल सुपीरियर। दिस विल गिव अ सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मान के चलो मैंने अथॉरिटी डेलीगेट की है, एक सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की है अपने सबऑर्डिनेट को, और कोई दूसरा जो सुपीरियर है उसने भी कर दी, तो अब वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आएगा कि पहले कौन से सुपीरियर का काम कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए। Although it is possible for a subordinate to receive orders from more superior and report to them, but it creates problem and difficulty। कभी कभी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर ले और काम करे, पर इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स भी होती है और डिफ़िकल्टी भी होती है काम करने में। सो एन obligation is essentially personal, and authority delegation more than one person to an individual is likely to result in
कन्फ्लिक्ट इन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह से मुझे कमांड मिल रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं कौन कौन सा काम करूँ और कौन सा छोड़ दूँ, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी भी दी गई है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कमांड। देन थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, कि भाई क्या काम वो कर सकता है। The authority should be sufficient to achieve the desired result. If the authority is insufficient, then result will not be achieved. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो मिसयूज़ होगा, और अगर अथॉरिटी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, तो बर्डन हो जाएगा, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट यानी कि प्रॉपर जो बात हो रही है कि एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होना चाहिए, काम आपका करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप मान के चले द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट वंस ही हैज़ एक्सेप्टेड द वर्क इज़ एब्सोल्यूट टू हिज सुपीरियर, ठीक है, तो उसको काम करना ही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर डज नॉट डिक्रीज वंस ही हैज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो देखो इस प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम अथॉरिटी तो डेलीगेट कर देते हैं कि भैया मेरा काम वो कर देगा, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी पर्सन की रहेगी जिसको वो काम दिया गया था। उसने अपना आगे काम किसी और को दे दिया, इट्स ओके, बट लेकिन कल को काम नहीं होगा तो वही जिम्मेदार होगा जिसको काम दिया गया था। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि अगर टॉप लेवल मिडिल लेवल को कोई काम देता है और मिडिल लेवल आगे लोअर लेवल को काम दे देता है, तो जो टॉप लेवल होता है वो किसको दोषी ठहराएगा काम ना होने पर, मिडिल लेवल को, वो लोअर लेवल को नहीं बोलेगा। हाँ, बट जो लोअर लेवल होगा वो मिडिल लेवल को लिए अकाउंटेबल होगा कि उसने काम क्यों नहीं किया, बट अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल लेवल की। अ पर्सन कैन डेलीगेट अथॉरिटी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देन फिर है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम वही बात कि बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, ठीक है। सो अथॉरिटी इज़ द राइट टू कैरी आउट असाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू कम्प्लीट इट, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द बोथ, ठीक है। देन आता है अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल में क्या बोलना चाहता है, देखो अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो डिसीज़न मेकिंग है, ठीक है, अगर मान के चलो जो डिसीज़न लेगा वो किसके हाथ में रहेगा, उसी के हाथ में रहेगा जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है। मतलब अब मेरा डिसीजन है कि मैं अपनी अथॉरिटी किसको दे रही हूँ। द प्रिंसिपल दैट डिसीजन मेकिंग शुड रिमेन एट द लेवल एट विच अथॉरिटी इज़ delegated. The manager delegate authority to subordinate but have the temptation to make decisions for them. अपनी अथॉरिटी बेशक से आपने आगे डेलीगेट कर दिया, पर अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो अभी वो मेरे हाथ में ही है। They should allow the subordinate to take their own decision as per the authority delegate to them. जितनी अथॉरिटी दी गई है उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, पर जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हाथ में रहेगा, जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है। The delegation of authority will be effective only when it is clear and understandable to subordinate. क्या बोलता है कि अगर आपने जो अथॉरिटी डेलीगेट की है वो तभी इफेक्टिव होगी अगर वो क्लियर है और अंडरस्टैंडेबल है टू सबऑर्डिनेट, की वो समझ सकता है सबऑर्डिनेट कि मुझे क्या काम दिया गया है और मुझे क्या करना है। The subordinate should know the area of their decision making and should avoid the temptation of referring things to higher ups. जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, उसके हिसाब से उसको पता होना चाहिए कि मेरा एरिया कितना मैं कवर कर सकता हूँ, कि मैं कितना उस एरिया के अंडर डिसीजन ले सकता हूँ। सारे डिसीजन वो नहीं ले सकता क्योंकि उसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई। जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में है, अभी भी उस अथॉरिटी लेवल के हाथ में है जो उसने उसको अथॉरिटी दी है। द स्केलर प्रिंसिपल। द स्केलर प्रिंसिपल के बारे में हमें पता है कि चेन ऑफ हमारी अथॉरिटी होती है, तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास, और फिर धीरे धीरे वो लोअर लेवल तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो स्केलर प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है, द स्केलर प्रिंसिपल रेफर्स टू द चेन ऑफ डायरेक्ट अथॉरिटी रिलेशनशिप फ्रॉम सुपीरियर टू
सबऑर्डिनेट, ये हम सब जानते हैं कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे स्केलर प्रिंसिपल यूज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर लेवल पर, सबसे ज़्यादा जो मतलब कहने का मतलब है अथॉरिटी, जो पावर हाथ में होती है वो किसके हाथ में होती है? टॉप लेवल के हाथ में, ठीक है। द अल्टीमेट अथॉरिटी मस्ट रेस्ट समवेयर, सबऑर्डिनेट मस्ट नो टू whom दे शुड रेफर द मैटर इफ़ इट इज़ बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम उसको दिया जाता है वो जितनी अथॉरिटी उसको दी गई है उसमें वो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो उसको किससे कांटेक्ट करना चाहिए? अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो बता सके कि भाई ये जो काम है वो मेरी बियॉन्ड अथॉरिटी है, कि मैं इससे ज़्यादा मेरे अथॉरिटी का यूज़ करके इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जितनी अथॉरिटी लाइन आपको क्लियर होगी उतनी ही अच्छे से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। द मोर क्लियर द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, द मोर इफेक्टिव विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब कितनी तरह से हम जो अपने अथॉरिटी है जो डेलीगेट करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, वो कितनी तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी जनरल और स्पेसिफिक डेलीगेशन। जनरल और स्पेसिफिक डेलीगेशन का क्या मतलब है? देखो, जनरल का मतलब क्या होता है? जो जनरली हमारी जो अथॉरिटी होती है हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और स्पेसिफिक डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब हम अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डेलीगेशन। मान के चले कि कोई काम है, अगर सुपीरियर का कोई काम है, ठीक है, और वो सबऑर्डिनेट को दे देता है जनरल वर्क करने के लिए कि मेरे बदले तू ये काम संभाल ले, तो जब भी वो काम आएगा तो जो सुपीरियर के बिहाफ पर सबऑर्डिनेट वो काम कर लेगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, कोई स्पेसिफिक वर्क आ रखा होता है, उस वर्क को करने के लिए जो सुपीरियर होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करता है? सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आपको वो काम संभालना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डेलीगेशन। व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू परफॉर्म जनरल मैनेजरल फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा, द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स परफॉर्म दिस फंक्शन एंड एंजॉय द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सिंपल वर्क करने के लिए मतलब कंट्रोलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, तो आपको काम दिया गया और आप उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। द चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल एंड गाइड्स द सबऑर्डिनेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जिसने उसको काम दिया है, डेलीगेट की अथॉरिटी, वो टाइम टू टाइम उसको गाइड भी करता रहता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से काम कंप्लीट करना है। द स्पेसिफिक डेलीगेशन में रिलेट टू अ पर्टिकुलर फंक्शन और एन असाइन टास्क। मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलीगेशन की। तो देखो, फॉर्मल से क्लियर हो रहा है जो स्ट्रक्चर्ड होगा, और इनफॉर्मल क्या होता है? जब हम पर्सनल भी कोई हमारी अथॉरिटी होती है, पर्सनली हम किसी को काम दे देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनफॉर्मल डेलीगेशन। तो फॉर्मल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कि भाई सुपीरियर के बिहाफ पर सबऑर्डिनेट काम कर रहा है पर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हेनेवर अ टास्क इज असाइन टू अ पर्सन देन द रिक्वायर्ड अथॉरिटी इज गिवन टू हिम। कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो अथॉरिटी भी दी जाती है। दिस टाइप ऑफ डेलीगेशन इज पार्ट ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी पर्सन इज ऑटोमेटिकली गिवन अथॉरिटी एज पर हिज ड्यूटी। काम दिया है तो ड्यूटी भी के साथ साथ आपको अथॉरिटी भी दी जाती है। व्हेन प्रोडक्शन मैनेजर गेट्स पावर टू इंक्रीज प्रोडक्शन दैन इट इज़ अ फॉर्मल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर उसको कहा गया कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ तो उसके पास ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आ गई है कि क्या कर सकता है वो, अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। इनफॉर्मल डेलीगेशन डज नॉट अराइज ड्यू टू पोजीशन बट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो कोई पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती कि आपको ये काम करना है तो आप ऐसे करेंगे, नो। A person may undertake a particular task not because he has been assigned but it is necessary to do his normal work। अपने नॉर्मल वर्क करने के लिए क्या होता है? जो उसको काम दे दिया जाता है वो हमारे किस में आ जाता है? इनफॉर्मल डेलीगेशन। कहने का मतलब ये है, अ पर्सन में अंडरटेक अ पर्टिकुलर टास्क, कोई काम कर रहा है नॉट बिकॉज ही हैज़ बीन असाइंड कि भैया मेरे को ये काम दिया गया और मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं, बट इज़ नेसेसरी टू डू हिज नॉर्मल वर्क। पर लेकिन वो काम उसे करना पड़ता है क्योंकि उसके जो रूटीन वर्क है उसमें वो मदद करता है, तो वो हमारे हो जाता है इनफॉर्मल डेलीगेशन। कहने का मतलब है आपको कहा नहीं गया है कि आपको ये अथॉरिटी दी जा रही है कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं, बट लेकिन क्योंकि आपका वो एक पार्ट है आपके काम करने का तो वो ऑटोमेटिकली डेलीगेट हो जाता है। जो स्ट्रक्चर होती है उसमें तो आपको बताया जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है और ये आपकी अथॉरिटी है, ठीक है। बट इनफॉर्मल में आपको कुछ नहीं बताया जाता, बट क्योंकि आपको जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि मेरी ये भी अथॉरिटी है।
फिर आता है लेटरल डेलीगेशन। When a person is delegated an authority to complete a task, he may need the assistance of a number of persons। ठीक है, जब वो अथॉरिटी डेलीगेट करना चाहता है तो उसको ज़रूरत होती है नंबर ऑफ पर्सनस की। इट मे टेक टाइम टू फॉर्मली गेट असिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन। अगर हम फॉर्मली ही अगर काम लेना चाहेंगे, असिस्टेंस क्या होता है, जो हमारी मदद कर सके, ठीक है, काम करने में, अगर हम फॉर्मली लेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ही में इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट द पर्सन टू गेट देयर हेल्प फॉर टेकिंग अप द वर्क बाय कटिंग शॉर्ट टाइम ऑफ फॉर्मल डेलीगेशन। तो क्या करता है कि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, तो मैंने एक पर्सन को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपने देखा कि मेरे को हेल्प करने के लिए कोई है जो मुझे किसी डिज़ाइन के लिए कोई चाहिए पर्सन, और ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइनर है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन कर सकता है, तो आप क्या करोगे, उसकी हेल्प ले लोगे काम करने के लिए। ठीक है, सो व्हेन द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड इनफॉर्मली इट इज़ कॉल्ड लेटरल डेलीगेशन। तो इनफॉर्मली जब आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, लेटरल डेलीगेशन। ठीक है, तो लेटरल डेलीगेशन में क्या होता है कि जो अगर कोई पर्सन होता है उसको काम करने के लिए किसी की सहायता चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है, तो उसको पहले पूरा अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए वो इनडायरेक्टली उस पर्सन से कांटेक्ट कर लेता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और फिर उसको वो क्या कहता है, अब एन अथॉरिटी जो है उसको डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली उसको अथॉरिटी डेलीगेट कर देती है कि भाई तुम मेरे बदले एक काम कर लो, तुम मेरे बदले डिज़ाइन बना लो, जैसे अगर डिज़ाइनर चाहिए तो। रिजर्व अथॉरिटी एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी। देखो रिजर्व अथॉरिटी क्या होगी, जो रिजर्व है, जो आपको लिमिटेड दी जाएगी। और फिर उसके बाद क्या बोलता है, डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या होती है, जो आपने आगे किसी और को पास ऑन कर दी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो कुछ अथॉरिटी जो होती है, जो पर्सन डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, उसके पास रिजर्व रह जाते हैं कि वो आगे किसी को वो अथॉरिटी नहीं दे सकता। ठीक है, अ डेलीगेटर में नॉट लाइक टू डेलीगेट एवरी अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट। सारे आप अथॉरिटी नहीं दे सकते कि जनरल मैनेजर ने कहा कि भाई जो बाकी असिस्टेंट मैनेजर तुम मेरे बदले सारा काम कर दिया कर, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ही अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, अगर सारा काम कोई और ही कर देगा तो उसकी क्या ज़रूरत। ठीक है, द अथॉरिटी विच ही कीप्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड रिजर्व अथॉरिटी, एंड जो वो अथॉरिटी आगे सबॉर्डिनेट को देता है वो क्या हो जाता है, हमारी डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब हम पढ़ लेते हैं कि फ़ायदे क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, कि हम अथॉरिटी जो है डेलीगेट करते हैं। फर्स्ट है रिलीविंग टॉप एग्जीक्यूटिव। तो देखो अगर मेरे को डे टू डे टास्क है, या मान के चलो कोई काम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और मैंने उसके लिए आगे किसी और को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर ली, तो मैं अब क्या कर पाऊँगी, जो मेन टास्क है उस पर ऊपर फोकस कर पाऊँगी। तो इससे क्या हो जाएगा, रिलीविंग टॉप एग्जीक्यूटिव, जो मेन टॉप लेवल के लोग होते हैं उसको रिलीव मिलेगा ताकि वो अपने की प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर सकें। टॉप एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट परफॉर्म एंड सुपरवाइज ईच एंड एवरी वर्क, moreover they are required to undertake important task of planning and controlling। तो डेलीगेशन हेल्प कर देती है उनकी एग्जीक्यूटिव इन डेलीगेटिंग देयर वर्क टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर। देन इम्प्रूव फंक्शनिंग। फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो सारा बर्डन है वो एक पर्सन पे नहीं होगा, आगे क्या होगा, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो बर्डन भी क्या हो गया, आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस वजह से जो है जो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव होती है। इन द एब्सेंस ऑफ डेलीगेशन सम पर्सन में फील बर्डन विद मोर टास्क वाइल अदर में नॉट हैव सफिशिएंट वर्क टू डू। किसी के पास तो बिल्कुल काम नहीं होता, किसी के पास बहुत काम होता है। तो जो डेलीगेशन है वो मदद करती है रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है सोच समझ के, समझदारी से। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग वेरियस पर्सन इन सच अ वे दैट इज़ डन इन एफिशिएंट वे। तो इस तरह से काम दिया जाता है कि कोई ज़्यादा बर्डन भी फील ना करे और कोई ये भी फील ना करे कि मुझे पास कोई काम ही नहीं है। यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट, कहने का मतलब है जो स्पेशलिस्ट होगा, जो काम करेगा, अब वो क्या हो जाएगा, तो जो स्पेशल है किसी काम को करने में उसको वो अथॉरिटी दी जाएगी, तो जो हम स्पेशलिस्ट का यूज़ कर पाएंगे। जैसे कोई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई डिज़ाइन बनाने में एक्सपर्ट है, तो अगर उसको कोई और पर्सन अपना डिज़ाइनिंग वाला काम दे देता है तो वो स्पेशलिस्ट का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने काम में। Delegation enable the use of specialists for taking up different function. A production manager will be assigned the task of production. A sales manager will look after sales department. A lawyer will look after legal matters and so on। आगे क्या कर दिया, अब जैसे सारा जिम्मेदारी, अब जरूरी तो नहीं है ना कि जनरल मैनेजर की हो, आगे प्रोडक्शन मैनेजर का काम प्रोडक्शन मैनेजर संभाल लेगा, सेल्स मैनेजर का काम सेल्स मैनेजर संभाल लेगा, सेल्स का काम
देन हेल्प इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट कैसे होता है, जब आपको कोई काम दिया जाता है, ठीक है, आपके सामने कोई चैलेंजेस भी आएंगे, उनको पूरा करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स आएगी, आप उनको फेस भी करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या हो जाएगा, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उन चैलेंजेस को फेस करके काम आगे बढ़ा रहे हो। व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर गिवन इंडिपेंडेंट असाइनमेंट देन दे विल बी एबल टू यूज़ देयर इनिशिएटिव एंड एक्सपीरियंस, दिस विल ऑल्सो गिव देम कॉन्फिडेंस इन टेकिंग फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब जिम्मेदारी देंगे तो ही पता चलेगा कि वो काम कर सकते हैं या नहीं। तो विदाउट डेलीगेशन सबऑर्डिनेट विल नॉट गेट अ चांस टू ट्राई देयर नॉलेज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैंने बताया था एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम बिजनेस बढ़ाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन में काम करना चाहते हैं, यानी कि एक्सपेंशन ही लगा लो बिज़नेस को, जब हम ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, तब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की नीड होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बिज़नेस ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपना मेन फोकस उसकी तरफ रखेंगे, एक्सटेंशन ऑफ बिज़नेस की तरफ, और जो डेली टास्क होगी या जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है वो हम क्या कर देंगे, आगे सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे। So the expansion and diversification of enterprise need the service of more and more person. The assignment of various tasks to subordinate will prepare them for taking new assignment. अगर आप काम देंगे तो न्यू असाइनमेंट्स वगैरह देंगे तो उससे क्या होगा कि वो प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर फ्यूचर, ठीक है। देन है बेटर कोऑर्डिनेशन। तो देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कि लिंक एंड हार्मनी की बात की गई है। सो डेलीगेशन अनेबल द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज़। एवरीबडी विल बी क्लियर विदाउट अबाउट द वर्क टू बी अंडरटेकन एंड अथॉरिटी टू कैरी आउट द सेम। सबको पता है कि मुझे क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। अगर हम सिस्टमेटिक वे में अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी नहीं होगी और सबको क्लियर होगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को डेलीगेट की जाती है तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम कुछ काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें चांसेस मिलते हैं न्यू वर्क करने के लिए, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। द सबॉर्डिनेट विल ट्राई हिज बेस्ट टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस सो दैट ही इज़ एबल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज बॉस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बैरियर्स की, कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसमें जब हम डेलीगेट करते हैं तो क्या बैरियर्स आ जाता है, क्या क्या ऐसे मतलब कहने का मतलब है रुकावटें की बात की गई है, बैरियर्स की बात की गई है कि जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। द डिफ़िकल्टीज़ में बी ड्यू टू द एटीट्यूड ऑफ आइदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट और बोथ। कभी कभी जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो सबऑर्डिनेट की वजह से भी, सुपीरियर की वजह से भी, या कभी कभी दोनों की वजह से ही हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या है, वन बाय वन पढ़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर। देखो सुपीरियर को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर देता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि कुछ काम मैं ही बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बाकी लोग जो हैं वो काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है, जब अथॉरिटी डेलीगेट करता है ना तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ले मेरा काम वो अच्छे से नहीं कर सकता जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ। क्या हो रहा है, एक तरह से कॉन्फिडेंस है ना सुपीरियर का कि मेरे से अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। सो द फीलिंग इन अ सुपीरियर दैट ओनली ही कैन डू सर्टेन वर्क इफेक्टिवली देन अदर्स इज़ द मेन डिफिकल्टी इन डेलीगेशन। उसको लगता है मैं ही अच्छे से कर पाऊँगा, कोई और नहीं। तो आप क्या अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और कर भी दी मान के चलो तो आप उसके काम में इतना परेशान कर दोगे सबऑर्डिनेट को कि उसको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना, कि बार बार आप उसे टोकोगे। मैनेजर इज़ ऑफ द ओपिनियन that his subordinate will not be able to make proper decision, then he will concentrate all power with him and will not like to delegate his authority। तो वो देना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि मेरे से अच्छा तो कहाँ कर पाएगा, तो देता ही नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। कभी कभी क्या होता है कि सुपीरियर तो अथॉरिटी देने के लिए तैयार होता है, पर लेकिन उधर से सबऑर्डिनेट ही मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं इतनी अथॉरिटी संभाल सकता। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। सो द सुपीरियर मे बी ऑफ व्यू दैट सबऑर्डिनेट आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट सर्टेन थिंग्स और ऑफ देयर ओन, ही मे लैक कॉन्फिडेंस इन हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो हो सकता है एक तरफ तो खुद सबऑर्डिनेट सोच रहा हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और सुपीरियर भी ये लगता है कि भाई उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम संभाल पाएगा। लैक ऑफ एबिलिटी इन सुपीरियर। कहने का मतलब है कि कभी कभी जो अथॉरिटी डेलीगेट करनी होती है
मतलब जो सुपीरियर होता है उसको यही नहीं पता होता कि मेरे को कौन सी अथॉरिटी जो है डेलीगेट करनी है, कौन सी नहीं, ठीक है। अ सुपीरियर में लैक द एबिलिटी टू डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, द मैनेजर में नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर डेलीगेशन इज़ रिक्वायर्ड। उसको यही नहीं पता होता कि कौन सी अथॉरिटी तो मैं अपने पास रखूँ और कौन सी डेलीगेट कर दूँ। लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, तो देयर में बी not proper control in the organization which help the manager to keep in touch with performance of subordinate। कभी कभी क्या होता है हम प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, किसके ऊपर, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने आगे अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है तो अब क्या होता है जो उसके परफॉर्मेंस है सबॉर्डिनेट की वो हम चेक नहीं कर पाते। when certain controls like budget, standard cost etc can exercise adequate control over the performance of his subordinate, तो देख नहीं पाता कि भाई जो काम है वो इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि आपने अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया तो अब जो सबऑर्डिनेट है वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। देन है लैक ऑफ प्रॉपर टेम्परामेंट ऑफ सुपीरियर, तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ जो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो सुपीरियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर्स के, ओवर कॉशियस होते हैं कि भाई वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते अथॉरिटी देने का, उसको उनको डर लगता है मैं काम दे दूंगा कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सारी बात मुझ पे ही आ जाए, है ना, क्योंकि उनको खुद को अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, कल को अगर कोई गड़बड़ होगी तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। The chief executive may be overcautious or conservative by nature. He will not like to take the risk of delegating authority. His fear is always be that something may be not go wrong, कि कुछ गलत ना हो जाए। An element of risk cannot altogether be ruled out, but certain risk will have to be taken। उसको लगता है कि हाँ भाई रिस्क तो है ही अगर मैं कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करूँगा तो, ठीक है। देन इनएबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी कभी क्या होता है सबॉर्डिनेट को ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी अथॉरिटी संभालने के लायक नहीं हूँ, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे ऊपर बर्डन हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं अवॉइड करने की, नहीं नहीं हमें नहीं संभालने, ठीक है। द फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट में ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन देयर नॉलेज, ठीक है बेटा। इसके बाद हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ डेलीगेशन, की डेलीगेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेलीगेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कंपनीज हिस्ट्री। कंपनी हिस्ट्री का मतलब आप सबको वैसे तो पता ही होगा कि जो पास्ट में क्या हुआ है कंपनी में उसके बेस पे करती है, ठीक है। तो कंपनी ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ अ टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज पावर, हम सब जानते हैं कि सेंट्रलाइज रहने की आदत होती है उन्हें कि अपनी अथॉरिटी आगे डेलीगेट नहीं करनी। व्हेन अ कंसर्न इज स्मॉल देन मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द ऑनर, अगर वो ये सोच के चलते हैं कि हम सेंट्रलाइजेशन में रहेंगे, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, अगर वो इस बेस पे चलते होते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते। बट हम सब जानते हैं कि आजकल डिसेंट्रलाइजेशन का ज़माना है कि भाई अगर हमें को ग्रोथ करनी है बिज़नेस की तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा। On the other hand, if a concern is the outcome of a merger, amalgamation or combination, there may be a great amount of decentralization. If the company is working on a decentralized pattern, it will be run in the same way even on its acquisition. So the growth history of a concern influence the degree of delegation। तो कैसे इफेक्ट करती है, अगर हिस्ट्री में आप मतलब पास्ट में यही चलता आया है कि आपकी एक सिंगल फॉर्म है और सब कुछ टॉप लेवल ही संभालता आया है तो आपके ऊपर बात आ जाती है कि भाई टॉप लेवल ही सब कुछ करेगा। बट अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना चाहते हैं कि अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, कोई और कंपनी आपके मिली है आपकी कंपनी में, तो आप वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ डेलीगेशन भी होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल पर्सन, अगर पर्सन जो हैं अगर वो इतने इस लायक हैं कि भाई हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट कर पाएंगे, वरना नहीं। तो द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन लिंक टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, इफ sufficient person are available who can take responsibility, then delegation can be easily done. Then importance and costliness of decisions, कहने का मतलब क्या है इसमें कि अगर मान के चल रहे हैं कि जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो डिसीज़न बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है हम उनको क्या करते हैं, उनको डेलीगेट नहीं करते। अगर कोई मतलब डे टू डे वर्क है तो वो तो हम डेलीगेट कर देते हैं, बट लेकिन अगर कोई डिसीज़न जो कॉस्टलियर है, मतलब उसके ऊपर फ्यूचर टिका हुआ है,
कंपनी का, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो डिसीज़न है हमारे वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं डेलीगेट नहीं करते। तो इंपॉर्टेंस एंड कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजन जेंटली इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ डेलीगेशन। जनरली द कॉस्टलियर एंड मोर इम्पॉर्टेंट द डिसीजन द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग मेड एट द अपर लेवल। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो अपर लेवल पे रहेंगे, और रूटीन के हैं तो वो लोअर लेवल को हम क्या कर सकते हैं अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैनेजर को या जो पर्सन है जो अथॉरिटी डेलीगेट करा है उसको पता होना चाहिए सुपीरियर को कि मैं कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता हूँ और कौन सी नहीं। उसके बाद बात हो जाती है साइज ऑफ एंटरप्राइज। ये आपको बहुत इजीली पता है, अगर साइज़ बहुत बड़ा होगा, एंटरप्राइज का डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन हो ही जा रही है, तो आपको अथॉरिटी ना चाहते हुए डेलीगेट करनी पड़ेगी क्योंकि सारा काम आप ही नहीं संभाल सकते। बट अगर स्मॉल साइज ऑफ फर्म है, इतना काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो अथॉरिटी आप संभाल सकते हो इजीली, तो आपको आगे डेलीगेट करने की नीड नहीं है। देन है अवेलेबल कंट्रोल। अवेलेबल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंट्रोल बना रहे तो आप अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करोगे। बट अगर आप आगे अपना जो कंट्रोल है वो चाहते हो कि भाई आगे जो पर्सन है वो अपने हिसाब से भी थोड़ा काम कर सकें, तो आप अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हो। A manager delegate authority wants to be sure that it is used in accordance with his intention and the general objective of organization। अथॉरिटी डेलीगेट करने से पहले वो ये देखना चाहता होता है कि जो अथॉरिटी मैं डेलीगेट कर रहा हूँ उसका प्रॉपर यूज़ हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए। In order to achieve this, there must be control devices. Generally, manager hesitate to delegate due to the reason that they do not know how to control। कभी कभी वो क्या होता है कि मैनेजर अथॉरिटी आगे डेलीगेट करना ही नहीं चाहता, हेजिटेट फील करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर दे दिएगा तो कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि सब अपना काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। देन टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, ये साइज़ ऑफ एंटरप्राइज की तरह ही है, बट फ़र्क ये है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एंटरप्राइज होती है, उनमें डेलीगेशन जो होता है वो ज़रूरी होता ही होता है, क्योंकि वो जो उनका काम जो होता है, मान के चल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन है वर्क में, तो उनको अथॉरिटी डेलीगेट करनी ही पड़ती है। बट लेकिन कुछ ऐसी एंटरप्राइज होती है जिसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कम चाहिए होता है, तो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज भी डिटरमाइन करती है कि हम डेलीगेशन करें अथॉरिटी का या नहीं। The degree of delegation of authority may be influenced by the types of enterprise. If the enterprise is an industry which is rapidly expanding, तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, डेलीगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरबर्डन हम नहीं कर सकते, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विल टेक प्लेस इवन इफ द सबऑर्डिनेट्स मैनेजर डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस। इसके बावजूद क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट बर्डन हम ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा। बट इसके अपोजिट अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है जिसमें सेंट्रलाइजेशन की नीड है, तो हमें अथॉरिटी डेलीगेट करने की नीड नहीं होती। देन है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है किस चीज़ में, डिसीजन लेने में, कि हम अथॉरिटी डेलीगेट करें या ना करें, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में था। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टेप्स फॉर मेकिंग डेलीगेशन इफेक्टिव, कि हम अथॉरिटी डेलीगेट तो कर रहे हैं पर वो कितनी इफेक्टिव होगी इस वे में जानने के लिए कि जो अथॉरिटी मैंने डेलीगेट की है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो अगर उसको इफेक्टिव बनाना है तो मुझे जो है कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सो अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट इफेक्टिव। अगर मुझे डेलीगेशन इफेक्ट करनी है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। डिफाइनिंग ऑफ असाइनमेंट, पता होना चाहिए कि भाई क्या इस एक पर्सन को क्या काम करना चाहिए, और अगर मैंने उस असाइनमेंट डिफाइन कर दिया, बता दिया कि आपको ये काम करना चाहिए, तो मुझे उसका जो रिज़ल्ट है वो भी एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि वो क्या काम करेगा। तो द वर्क ऑफ एवरी पर्सन शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम शुड बी मेड क्लियर, कि आपको ये अथॉरिटी दी गई है तो आपका ये काम है कि आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। देन है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब आप जब डेलीगेट कर रहे हो अथॉरिटी तो आप जो पर्सन सेलेक्ट कर रहे हो आपको पता हो कि वो आपकी जो जिम्मेदारी है वो निभा सकता है। फिर बात करते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन में वो कहना चाहता है कि अगर मैंने अथॉरिटी डेलीगेट की है तो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई काम दिया गया है उनको तो वो क्लियर हो सबऑर्डिनेट को कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओके। सो फिर है स्टेबलाइजिंग प्रॉपर कंट्रोल, जो आपने काम किया है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल भी रखें। क्यों, मैंने आपको बताया था कि 3 इसके वो है एलिमेंट्स,
अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो अथॉरिटी है उसका वो मिसयूज़ कर ले। द मैनेजर कैन नॉट relinquish responsibility. Delegation should be accompanied by adequate control. कंट्रोल होना चाहिए उनके ऊपर. The performance of subordinates should be regularly assessed to see that things are going as per the plan. फ़ायदा ना उठाएं, जो काम दिया है वो अच्छे से करें. Reward for proper इम्प्लीमेंटेशन, अगर काम बहुत अच्छे से करता है तो प्रेज़ करना, उसकी तारीफ़ करना, इंसेंटिव्स वगैरह देना, ताकि क्या हो, वो एनकरेज हो. दिस विल एनकरेज मोर एंड मोर पर्सन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमें अथॉरिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो बहुत ही क्लियर हो. ठीक है, उनके बीच में कुछ ये ना हो, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को मोटिवेशन बढ़ाते रहना चाहिए कि आप काम अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप उसका मोटिवेशन बढ़ाएंगे कि मान लो काम उसने कुछ किया तो उसको और मोटिवेट करना कि नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा कर सकते हो. अगर मोटिवेशन से क्या होगा कि जो अथॉरिटी आपने दी है वो बहुत अच्छे से उसको और अच्छे से जो आपने अथॉरिटी दी है उसको वो निभा पाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को. देन एक्सप्लेनिंग द वर्क प्रॉपरली, देखो वो यही है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है ये भी, कि जो काम आपने दिया गया उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको ये काम करना है. ठीक है, सबॉर्डिनेट शुड बी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग देयर वर्क. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, अब मान के चले कोई पर्सन है, अब वो फर्स्ट टाइम वो काम करेगा तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपको क्या काम करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको बोल दे आपको ये करना है, आपको उसको गाइड करना भी ज़रूरी है, ट्रेनिंग देनी भी ज़रूरी है कि आपको इस तरह से ये काम करना है. अब ये फर्स्ट टाइम कोई पर्सन इतना अच्छे से तो काम नहीं कर पाएगा तो उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. किससे, कौन देगा ट्रेनिंग? सुपीरियर. तो देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग टू सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट फॉर प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन. देन है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन. तो जो डेलीगेशन का प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं उनको भी प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन के साथ लेके चलेंगे तो जो हमारी डेलीगेशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में हो पाएगी. तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने डेलीगेशन के बारे में पढ़ा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इसके कौन कौन से बैरियर्स हैं और कैसे हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आए और आप इससे अच्छे से अपने नोट्स बना पाएँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.